तो बजिंग स्टॉक्स में आपका स्वागत है। बजिंग स्टॉक्स में जो सबसे पहले हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है वन मोबिक्विक सिस्टम्स। आज इस स्टॉक में शानदार 11.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे जो रीज़न ये है कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उसने अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है 2.1% उसको ब्लॉक डील के ज़रिए बेच दिया है। यानी कि 16.44 लाख शेयरों की जो है वो बिकवाली की गई है और प्रति शेयर जो इसकी कीमत थी वो 238 रुपये 45 पैसे थी। और ये जो पूरी डील हुई है वो 39 करोड़ रुपए के आसपास हुई है, जिसके बाद वन मोबिक्विक सिस्टम्स में शानदार तेज़ी आते हुए नजर आई है। तो प्रदीप सर, वन मोबिक्विक सिस्टम पर आपका एक नज़रिया जानना चाहेंगे सर कि इस स्टॉक को आप किस तरीके से देखते हैं सर, और फ्रेश एंट्री के लिहाज से क्या इसमें फ्रेश एंट्री फिलहाल करना ठीक रहेगा? देखिए, बेसिकली वन मूवी को एक सिस्टम अभी 270 271 के आसपास चल रहा है। एंड हमने जब डिस्कशन किया था आज से एक दिन पहले ही 245 के आसपास हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। इसमें मेरा पहला टारगेट था 252, सेकंड टारगेट था 258, थर्ड टारगेट था 270। इनफैक्ट हमने डिस्कशन स्टार्ट किया उसके बाद ही इसमें जो है इतना वॉल्यूम आया, और कल तो इतना वॉल्यूम आया, और आज भी देखिए 13% 14% अभी ऊपर है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट अभी होना चाहिए 285, लेकिन फ्रेश बाय करना अगेन थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप बने रहिए इस काउंटर पे। एक रिकवरी पैटर्न बेस बनता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से जो है काउंटर ऊपर नहीं आ रहा था और कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। इस सिमिलर पैटर्न इज लाइक ओला इलेक्ट्रिक भी हमने देखा कि 80 70 से लगातार नीचे आया, 40 50 के आसपास एक बार बेस बना और ऊपर आ गया। सो मोबीक्विक के साथ भी सेम है, सेम चार्ट पैटर्न है। और मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो आप रह सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरा 285 का टारगेट होगा। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए इस काउंटर को। ओके, तो अभी होल्ड, अगर आपके पास किसी के पास भी वन मोबिक्विक सिस्टम्स के स्टॉक्स हैं तो आप फिलहाल इसको होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि जल्द ही आपको 285 तक के लेवल्स इसमें आते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल 270 के आसपास से स्टॉक कारोबार कर रहा है। करंट जोन पर अगर आप बाइंग करते हैं, फ्रेश एंट्री करते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए ये रिस्की हो सकता है। अगले जो बजिंग स्टॉक्स की तरफ हम बढ़ने वाले हैं वो है शुगर स्टॉक्स। जी हाँ, दरअसल आज शुगर स्टॉक्स में 15 से 20% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। चाहे श्री रेणुका शुगर्स हो, बलरामपुर चीनी हो, धामपुर शुगर मिल्स हो, बजाज हिंदुस्तान हो, इन सब के शेयरों में आज शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि दरअसल सरकार ने एथनॉल उत्पादन पर जो एक सीमा लगी हुई थी उसको हटा दिया है। 2025-26 सप्लाई ईयर के लिए जो है फिलहाल ये सीमा हटाई गई है। गन्ने के रस मोलासिस से एथनॉल उत्पादन पर यह सीमा लगी हुई थी, सरकार ने फिलहाल इसको हटा दिया है, जिसके बाद शेयरों में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और इसके साथ ही 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने में जो है वो मदद मिल सकती है। 2023-24 सप्लाईज ईयर में ये जो सीमा थी वो तय की गई थी एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और गन्ने की उपलब्धता में कमी के चलते ये सीमा लगाई गई थी। तो सर, शुगर स्टॉक्स खासकर श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर मिल्स, बजाज हिंदुस्तान, ये सब देखें तो आज इनमें शानदार तेज़ी है सर। इसके पीछे जो रीज़न था वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या इन शेयरों में दाव लगाना फिलहाल सही रहेगा आज की तेज़ी के बाद? सर, ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि प्राइस डिस्काउंटेड है मार्केट के साथ। बहुत टाइम से ये जो खबर चल ही रहा था, ये न्यू कोई खबर नहीं, आज न्यूज़ आया है, थोड़ा बहुत ये इसमें उछाल आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अब शुगर सेक्टर देखेंगे, चाहे बलरामपुर चीनी या अदर्स काउंटर, आप उतना तेजी नहीं है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। और स्पेशली ये सेगमेंट ही ऐसा है, हर 6 8 महीने में एक दो बार न्यूज़ ऐसा आता है, और दो एक दिन तीन दिन थोड़ा बहुत चलता है, फिर से ठंडा पड़ जाता है। तो अगर आप बाई करोगे यहाँ पे, बहुत रिस्की जो है। बलरामपुर चीनी फंडामेंटली मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी कंसोलिडेशन बहुत है। ऐसा कोई अट्रैक्टिव मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इमीडिएटली बाई करें। मैं बोलूंगा एक बार आप इग्नोर ही कीजिए, मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये न्यूज़ मार्केट के साथ प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है।
ओके, तो अगला जो बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है वो है सीजी पावर। सीजी पावर में आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन अगर देखे जाएं तो इसमें 7 से 8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। जून क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो था वो 2,878 करोड़ रुपए के आसपास था। नेट प्रॉफिट 266 करोड़ रहा था। ये लेकिन शेयरों में तेजी के पीछे जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है वो है कि इसकी जो सब्सिडरी है सीजी सेमी, इसने 28 अगस्त को साणंद में ओसेट सर्विसेज अपनी लॉन्च की हैं और लॉन्च के बाद से जो है शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट मिला हुआ है। तो सर सीजी पावर, इस पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे सर। सर आपकी वॉइस शायद एक बार फिर से म्यूट होगी सर। अरे सो सॉरी। देखिए सीजी पावर में मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ। 738 के आसपास अभी चल रहा है। रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया था, वो अचीव भी हुआ। मेरा टारगेट और भी हायर है, लेकिन इसमें एक गैप है। 695 के आसपास ना एक गैप है। वो गैप फिल ना करके सीजी पावर ऊपर आ चुका है। तो इसीलिए टेक्निकली देखा गया है ऐसा बार बार हिस्ट्री में, कोई भी स्टॉक कोई भी गैप अगर वो फिल अप ना करके ऊपर आता है ना, वो बाद में गैप फिल करने जाता है। तो इसीलिए एक बार मैं इसको वेट भी करना चाहूंगा। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है अभी नहीं, एक बार वेट कीजिए। कभी भी अगर वो गैप फिल करने आता है या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, तब जाके फ्रेश बाय कीजिए। फ्रेश बाय करने का अगर आपका थॉट है तो। बाकी जिनके पास है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि बहुत टाइम बाद कि सीजी पावर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मोमेंटम मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए 780 790। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया, अगेन इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं करके देता हूँ। मैंने बताया जिनके पास ऑलरेडी है पोजीशन, 780 790 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। बाई चांस कल को अगर निफ्टी खराब हो गया, कल को अगर मार्केट थोड़ा बहुत अगेन, बार बार हमने देखा कि 25,000 के आसपास आता है तो मार्केट नीचे आ जाता है, सेलिंग आता है, ये जो गैप है गैप फिल करने आएंगे। तो तब जाके मेरा व्यू नहीं बदलेगा कि मैं अच्छा बोला अभी तब नेगेटिव बोलूंगा, ये नहीं। तब और भी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आपको मिलेगा। उस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आपको बाय करना है। और मार्केट बहुत टाइम से रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है ना, तो इसीलिए आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे लेना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, भाव भगवान है, बाकी सब शैतान है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अच्छा लग रहा है मुझे। 785 790 इज कमिंग सून। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। अभी तो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए जी सर इस काउंटर पे। ओके, तो फ्रेश बाइंग की सलाह फ़िलहाल नहीं रहेगी सीजी पावर में, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो ये 780 से 790 तक के लेवल आपको दिखा सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला जो स्टॉक बज़ में है वो है हीरो मोटो। दरअसल अगस्त ऑटो सेल्स के इसके नंबर आए हैं, जिसमें जो टोटल सेल है वो 5.5 लाख यूनिट्स रही हैं, जबकि अनुमान जो था वो 5.31 लाख यूनिट्स का था, यानी कि अनुमान से बेहतर सेल्स रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो ग्रोथ 8% की यहाँ पर दर्ज की गई है। डोमेस्टिक सेल्स 5.19 लाख यूनिट्स की रही और इसमें भी 5.5% की ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। एक्सपोर्ट की गई यूनिट्स की बात करें तो ये 34,588 यूनिट रही हैं और इसमें शानदार 72% की तेज़ी देखने को मिली है। तो सर हीरो मोटो, इस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हीरो मोटो को पे फ्रेश एंट्री और अगर जिनके पास स्टॉक्स हैं तो वो स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस सर जानना चाहेंगे इसका। देखिए ओवरऑल हीरो मोटो को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। और मुझे लगता है कि जिनके पास है अब बने रहिए। देखिए जो स्टार्टिंग पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि जबरदस्ती बाई करना और जो है इस बाजार में ट्रेड करना बहुत मुश्किल अभी है। रेंज बाउंड ही रहने वाला है। इस बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना तेजी से नीचे आ रहा है। अब देखिए एक बार, बैंक निफ्टी डे लो पे है, निफ्टी डे लो पे है। जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पे 54,000 के आसपास था, अभी 53,700 के आसपास है। 300 पॉइंट तो नीचे आ गया। इसीलिए मैं अभी आपको वही बोला कि इमीडिएट लेवल पे मार्केट ऊपर नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। कंसोलिडेशन होने वाला है। बहुत तेजी से निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। तो जितने भी ब्रेकआउट्स आए थे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है रुकने वाला है। सेलिंग प्रेशर देखने वाले हो तो सलाह ये है, मार्केट कंसोलिडेशन पे है। कहीं पे भी अगर छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है
अगर आपको लगता है कि नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल जाऊं, प्रॉफिट बुक मैं करते रहूं, तो वो भी आप करके जा सकते हो। बहुत तेजी से मार्केट नीचे आया है। जी बिल्कुल। अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ें तो अगला बजिंग स्टॉक जो हमारा है वो है कोल इंडिया का। दरअसल इसमें अगस्त में जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 9.5% के आसपास बढ़कर 50.4 मीट्रिक टन तक रही है इनकी, और ऑफटेक जो है उसमें भी 7.5% के आसपास ये बढ़कर 56.7 मीट्रिक टन जो रही है। कोल इंडिया सर, इस पर भी आपकी एक नज़रिया जानना चाहेंगे, फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे सर। सर कोल इंडिया मुझे अच्छा लगता है। और देखिए अभी 380 के आसपास अराउंड चल रहा है। सो 379.9585 के अराउंड चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक बीच में हमने देखा कि मोमेंटम बिल्ड हुआ था, उसके बाद वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया और ऊपर से बहुत जोर से नीचे आया। अभी कंसोलिडेशन जोन पे है। और ट्रेंड हमेशा तीन तरह का ही होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है बेसिकली कंसोलिडेशन होता है, साइडवेज ट्रेंड जिनको हम बोलते हैं। तो अभी साइडवेज ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। सो इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। अगर 400 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उस केस में कोल इंडिया में जो है मोमेंटम पॉसिबल है। और कोल इंडिया, गेल, भेल, पावर ग्रिड, ये जो स्टॉक है इमीडिएट लेवल पे चलता नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ना वो मिसकंसेप्शन है एक, आज मैंने बाय किया 2 5 10 दिन में चल जाएगा, नहीं चलेगा। कोल इंडिया, भेल, गेल, पावर ग्रिड, ये जो स्टॉक है 1.5 से 2 साल 3 साल होल्डिंग वाला काउंटर है। डिविडेंड अच्छा देता है, फंडामेंटली बढ़िया है, लेकिन इमीडिएटली चलता नहीं है। तो अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आएगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखिए। रिसेंटली 17 फरवरी का जो लो था और उसके बाद 15 अप्रैल का जो लो था, ऑलमोस्ट 355 के अराउंड। तो 355 के अराउंड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए इस काउंटर के साथ।